Today we will be doing contemporary world politics and contemporary world politics में हम करेंगे the Cold War era. स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था. दिस मच वी नो, बट इसके बाद की स्टोरी क्या है वो हमें नहीं पता. आज हम उस बारे में बात करेंगे. 1947 से 1948 लेवल का इस टाइम पे स्टार्ट हुआ एक ऐसा एरा जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर एरा. कोल्ड वॉर एरा ठंडा युद्ध नहीं था. ऑफकोर्स इस टाइम पे क्या था कि दो पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर. यूएसएसआर पुराना नाम है रशिया और उसके कॉन्फेडरेसी स्टेट्स का. कॉन्फेडरेसी स्टेट्स they were total 15 in number. यूएसएसआर और यूएसए. अब कोल्ड वॉर एरा से पहले हम कोल्ड वॉर एरा में जाएं, इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो क्या था. क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो से जो एंड हुआ, जैसे हमारे क्लासेस हम प्रमोट होते हैं, फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे आपका बेस बना हुआ होता है सेकेंड क्लास का. सेम वेज वर्ल्ड वॉर 2 वाज द बेस ऑफ कोल्ड वॉर एरा. सो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 में ये दो पावर्स जो थी, वर्ल्ड वॉर 2 में इनका सिनेरियो ही नहीं. वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए और यूएसएसआर को जबरदस्ती लाया गया था. दे वर नॉट इनटू इट. सो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और यूएसए और यूएसएसआर से पहले कौन से दो ग्रुप्स थे. दो ग्रुप्स थे, ब्रिटेन, फ्रांस, और दूसरा ग्रुप था इटली और जर्मनी. इटली और जर्मनी का जो ग्रुप था उन्हें हम कहते थे एक्सिस पावर्स, और ब्रिटेन और फ्रांस का जो ग्रुप था उसे हम कहते थे अलाइड पावर्स. अब ये दो अलाइड पावर्स थी, इनके आपस में वॉर्स चल रहे थे. सो वी कंसिडर कि यूएसए और यूएसएसआर सिनेरियो में कब आए. यूएसए और यूएसएसआर सिनेरियो में तब आए एक्सिस पावर्स में जापान में, जब जापान ने यूएसए के नेवल बेस पे हमला कर दिया, नोन एज पर्ल हार्बर. नेवल बेस था यूएसए का पर्ल हार्बर. वहां पे जापान ने हमला कर दिया तो यूएसए को वॉर में आना पड़ा. यूएसए जॉइन दी एलाइड पावर्स. अब यूएसएसआर ने ज्वाइन किया जब जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया, यानी कि यूएसएसआर पर अटैक कर दिया. सो दैट वे यूएसएसआर ऑल्सो ज्वाइन. उसके बाद अब एक्सिस पावर्स हारी. कैसे हारी? जापान को यूएसए तबाह कर चुका था, ऑफकोर्स कर चुका था. यूएसए को जब पता चलेगा कि पर्ल हार्बर पे उन्होंने अटैक कर दिया है तो यूएसए विल डेफिनेटली काउंटर जापान. दे डिड. और उसके बाद जर्मनी ने यूएसएसआर यानी कि रशिया का जो पार्ट, मॉडर्न डे रशिया, यूएसएसआर जो कंटेम्प्रेरी यूएसएसआर था, उस पर अटैक किया. और जर्मनी ने जब यूएसएसआर को अटैक किया तो यूएसएसआर ने रिटेलिएट करते हुए जर्मनी को हरा दिया. और जर्मनी वाज एनकाउंटर्ड विद बाय फ्रांस, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन वेरी ब्रूटली. Germany was lowered down to such a minimal
स्पेस में कौन पहले इंसान को भेजेगा? लाइक हमें पता है अमेरिका ने सबसे पहले भेजा था, एंड यू गाइज मस्ट बी नोइंग हिज नेम ना. सो यूएसए वाज द फर्स्ट टू सेंड अ मैन टू स्पेस, एंड दैट वाज टू मून. What was his name? That's what it was. So USA started. USSR replied. USSR started. USA replied. They were in a state of questioning and answering, answering the question before anyone else answers. Before USA answers, before USSR answers. So that way, it was Cold War era started. Now there were some points in between the Cold War era that are known as hotspots of Cold War. इन्हें hotspot कहते हैं Cold War era. For example, there was one Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis. What was it? मैप बताता हूँ थोड़ा सा आपको. This is USA. Okay. और यहाँ पे कहीं छोटा एक था क्यूबा. This is USA, this is Cuba. और यहाँ पे after crossing the Atlantic Ocean, that was between them, this was somewhere Russia. That times USSR. Okay. तो रशिया ने क्या किया? We are talking about the time period of April 1961. Between the Cold War era. Cold War era 47-48 से 91 तक रहा. 1991. So Atlantic Ocean की इस साइड रशिया, इस साइड USA, नीचे क्यूबा. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि they had like crosses. They were antis, USSR and USA. So they had differences in their ideologies. They were of capitalism ideology. That is known as liberal democracy. और रशिया था कम्युनिज्म का स्वरूप. कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म. You guys must be knowing communism and capitalism. फिर भी मैं एक बार रिकैप्चुलेट करा देती हूँ. कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे स्टेट के हाथ में कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस के साथ इंटरफेयर नहीं करती. लेकिन एंटी, दोनों एंटी है एक दूसरे. उस साइड पे कम्युनिज्म क्या होता है जहाँ पे सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में. एवरीथिंग गवर्नमेंट. मार्क्सिज्म सपोर्टेड है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म सपोर्टेड है प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर मार्केट फोर्सेस के हाथ में सब कुछ होता है कैपिटलिज्म, और गवर्नमेंट के हाथ में सारे डिसीजंस होना इनकम के, प्रोडक्शन के फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स, कंजम्पशन के फैक्टर्स, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हुआ तो दैट विल बी कम्युनिज्म. सब कुछ मार्केट फोर्सेस के हाथ में होगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा तो दैट विल बी कैपिटलिज्म. अब इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट है. उसमें क्यूबा की, जो अगर हम जियोग्राफिकल इंटरसेप्शन देखें तो क्यूबा इज वेरी kin to USA, बट इट वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट. कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे. अब पंगा होगा, कम्युनिज्म को ये सपोर्ट करेंगे तो क्या इन्हें अच्छा लगेगा? वुड USA लाइक इट? नो, डेफिनेटली नॉट. USA को पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो उनके इतने पास होके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना होके कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि रशिया की पॉलिसी है. सो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू डू समथिंग. दे विल क्रिएट प्रेशर्स ओवर क्यूबा कि यू सबमिट टू अस. बट रशिया ने बोला क्यूबा को कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे. और इन्होंने, रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया क्यूबा. USA के बिल्कुल नीचे क्यूबा है और वहाँ पे रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल की. अब USA came to know this after 21 days and the president was John F. Kennedy और क्यूबा के उस टाइम थे फिडेल कास्ट्रो. फिडेल कास्ट्रो का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, कम्युनिस्ट
कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा चलता है। सो जॉन एफ कैनेडी को जब पता चला कि क्यूबा ने ऐसा कुछ कर दिया है, कि रशिया ने ऐसा कुछ कर दिया है कि क्यूबा में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स कर दिए हैं, सो जॉन एफ कैनेडी को कुछ भी समझ नहीं आया, उनको कुछ अजीब सा हो गया, ये क्या हो गया। सो उन्होंने क्या किया, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनाई एटलांटिक ओशन कि अगर रशिया इसको क्रॉस करके आ गया तो फिर ओपन वॉर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों एकदम बिल्कुल वॉर पॉइंट पे आ गए। There was just war time to begin, but war हो नहीं पाई, रुक गया सब कुछ, क्योंकि किसी न किसी तरह इनके बीच में नेगोशिएशंस हो गए और वर्ल्ड वॉर 3 होने से रुक गया। क्या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सिर्फ एक यही क्राइसिस था जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था? नो, देयर वर मेनी मोर, like we had Korean crisis, Vietnamese crisis, Korean crisis, Vietnamese crisis, Cuban crisis, of course we have studied. So there were many more like Korean, Vietnamese, Southeast Asia में Indonesian. So we hereby come to see कि कितनी कंट्रीज थी जो यूएसए को सपोर्ट करती थी और कितनी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर को सपोर्ट। वेस्टर्न यूरोप सारा का सारा यूएसए को सपोर्ट और ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर को सपोर्ट। वेस्टर्न यूरोप में नीली कंट्रीज थी ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, और ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया एंड सच। बट कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। वो कौन सी कंट्रीज? वो थी नैम। उन कंट्रीज के ग्रुप को कहा गया नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और कौन सी कंट्रीज थी इसमें? थी इंडिया, घाना, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट। इन कंट्रीज ने बोला कि आप लोगों को आपस में लड़ना है तो लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज अभी अभी डेवलप हो रही थी। दे वर नॉट, दीज वर डेवलप्ड, बट दे वर दीज कंट्रीज, द नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज, दे वर स्टिल डेवलपिंग। एंड इफ यू आर डेवलपिंग, यू डोंट वांट एक्स्ट्रा थिंग्स ना, यू डोंट वांट थिंग्स टू बी लाइक कि आपके पास पहले ही कुछ रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, इनकम के इतने सोर्सेज नहीं है और आप उन्हें खाली फालतू की चीज़ों पे वेस्ट कर दो। सो दैट वाज व्हाट वी हैड इन Cold War era. We had the allies, we have sorted the allies. Now what were their considerations beyond this? We would be covering it in